हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दोस्तों, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़े होंगे सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा करके हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा सिर्फ एक ही कन्फ्यूजन आता है दोस्तों कि अगर इलेक्ट्रॉन वायर पे मूव करता है, अगर इलेक्ट्रॉन वायर पे मूव करता हुआ जाता है, तो मुझे सबसे पहले बताओ कि मैंने क्या किया, इसको क्या किया दोस्तों कि एक स्विच बोर्ड से कनेक्ट कर दिया इस वायर को और यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। दोस्तों, अगर आप बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये मुझे बता दो कि कुछ देर के बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर से आके यहाँ पे पहुँच जाएंगे और कुछ देर के बाद इस कटोरी में क्या होगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन पूरा फुल हो जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्या होता है जो ये पॉसिबल नहीं है। अगर कुछ बोलेंगे कि नहीं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप चेक करो, आ गए होंगे, तो दोस्तों उसमें भी चेक करने के बावजूद भी आपको नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन। तो क्या वो डेफिनेशन गलत है या फिर वो कॉन्सेप्ट गलत है या फिर वो क्या चीज़ है जो चीज़ हम लोग फील नहीं कर पा रहे। तो उस चीज़ को हम लोग बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं आते। तो इस पॉइंट को भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। दूसरा बात कि अगर आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज फिर क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज, तो उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरा पॉइंट दोस्तों कि जो हम लोग कनेक्शन करते हैं, जब रेजिस्टर पढ़ जाते हैं, प्रतिरोधक के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं, तो वहाँ पे दो कनेक्शन पढ़ते हैं, एक श्रेणी सीरीज में और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। दो कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि यार श्रेणी हम लोग ऐड क्यों करते हैं, मतलब दो श्रेणी को पढ़ते क्यों है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या ये सिलेबस में इसलिए पढ़ रहे, बिल्कुल भी नहीं। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको क्या कॉमर्शियल लेवल पे बेनिफिट है, उस चीज़ को भी देखने की कोशिश करेंगे। इसका जरूरत क्यों पड़ा पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन करने का कोई भी सर्किट में, तो हर एक चीज़ को बारीकी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और आप इंजॉय करोगे। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। जो हमारा डाउट था वो कि क्या इस वायर से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो एक्चुअली हो क्या रहा है। तो देखिए, ध्यान से आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली फ्लो नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है तो इलेक्ट्रॉन फिर करता क्या है दोस्तों, कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसी जगह पे अपना कोलिजन करता है। कैसे देखने की कोशिश कीजिए। देखिए ध्यान से कि अगर मान लो कि मेरा पास एक कंडक्टर मैंने लिया, ये कंडक्टर है दोस्तों, इस कंडक्टर में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। दोस्तों, अगर मैं कंडक्टर का बात कर दिया तो कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे। कंडक्टर के नाम लेते के साथ उसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है दोस्तों, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, क्या हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन बोल देंगे तो ये नहीं चल पाएगा। तो इस चीज़ को भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन ही आखिर क्यों बोलते हैं। जब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का पार्ट पढ़ेंगे, वहां पे समझाने की कोशिश करूंगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है। मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है, तो इलेक्ट्रॉन करता क्या है दोस्तों, अगर अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन कोलिजन करता है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलिजन करते हुए एक वेव को जनरेट करता है। ठीक है दोस्तों, एक वेव को जनरेट करता है। जैसे मैंने क्या किया, और इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक बैटरी से कनेक्ट करना पड़ता है। जो बैटरी जिसे मैंने कनेक्ट कर दिया, इस बैटरी को कनेक्ट कर दिया एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से। अब देखिए इसके साथ होने वाला क्या है, इधर से करंट फ्लो होगा, करंट इधर से फ्लो होगा। अब देखिए ध्यान से, एक्चुअली होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन और दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे दोस्तों, कोलिजन करवाएंगे, मतलब वो दूसरा को कोलाइड करेंगे। आपने बचपन में दोस्तों इस तरह का एक गेम खेला होगा। देखिए ध्यान से, ऐसा करके एक आपने गेम खेला होगा, इस तरह का ईंट बिछाते होगे आप। यहाँ पे पिक्चर पे देख सकते हो कि इस तरह का आपने क्या देखा, इस तरह का यहाँ पे ईंट बिछाते थे, गाँव वगैरह में खेलते थे। और इस ईंट को क्या करते थे, देखिए ध्यान से, इसको डोमिनोज भी बोलते हैं। तो इसको अगर आप देखिए ध्यान से, इसको प्रेस करेंगे तो ये इसको करेगा और ये इसको करेगा, ऐसा गिरता हुआ चला जाएगा। तो आप इस पिक्चर में देख रहे होगे, इस एनिमेटेड वीडियो में देख रहे होगे, क्या दिख रहा है, देखिए ध्यान से कि ऐसा करके एक ईंट दूसरे ईंट तीसरे ईंट चौथे ईंट को ऐसा करता हुआ जा रहा है। इसका मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बट दोस्तों इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ दूसरा इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करता है, कोलिजन कर देता है और उसका काम खत्म हो गया। दूसरा तीसरा को, तीसरा चौथा को, चौथा पांचवा को। अगर मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता, तो आप सोचो ना, स्विच ऑन करते हो तो इंस्टेंट क्यों जलता है, इलेक्ट्रॉन पहले फ्लो होके जाएगा, बल्ब पास बोलेगा मैं आ गया,
इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा कि मैं बल्ब पास कि मैं आ गया जल जाओ, तो ऐसा तो नहीं होता है। स्विच ऑन करते के साथ ऑन हो जाता है बल्ब। इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन तो पड़े हुए हैं कंडक्टर में, बस मैं एक को डिस्टर्ब करूंगा तो एक दूसरा का, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथा को, ऐसा करते हुए ये डिस्टर्ब करते हुए आपका फ्लो हो जाएगा। तो अब क्या होता है, देखिए ध्यान से, आपको ये भी बोला जाता है कि 220 वोल्ट, 440 वोल्ट और 11,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट के आप पास में जाओगे तो आपको बहुत ही ज्यादा डेंजर है। तो वो डेंजर का मतलब क्या, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन फ्लो कंडक्टर में हो रहा है, आप बोल रहे हो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो कंडक्टर को छूने से प्रॉब्लम होना चाहिए, उसके आसपास में प्रॉब्लम क्यों होता है? तो एक्चुअली दोस्तों अगर उसको आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, कि एक ईंट दूसरे ईंट को, तीसरा ईंट चौथा ईंट को ऐसा करता हुआ चलता जा रहा है। तो उस समय क्या होगा, आप यहां अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो जब डिस्टर्ब हो रहा है तो वहां पे एक तरह का वेव जनरेट होगा। जो वेव जनरेट होगा वही वेव इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आगे ट्रेवल करता हुआ चला जाएगा। इसीलिए हमें मना किया जाता है कि उस वेव के क्रॉस मत आओ। अगर मान लो कि ये वायर है, इस वायर में मान लो कि इस तरह का इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, देखिए ध्यान से, अगर मैं वेव बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इस ईंट को गिरने के बाद वेव बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस वेव मान लो इस तरह करके चलता जा रहा है, इस तरह करके चलता जा रहा है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि अगर ये वायर है तो आपको इधर नहीं आना है और इधर भी नहीं आना, क्योंकि ये जो एरिया है ये डेंजर है। ये डेंजर है क्योंकि ये वेव के रेंज में आ रहा है। किसके रेंज में आ रहा है दोस्तों? वेव के रेंज में आ रहा है, क्योंकि जब ईंट एक दूसरे को गिराते हुए चलेंगे तो एक वेव जनरेट होता हुआ वो चला जाएगा। तो उस वेव के अक्रॉस अगर आप आते हैं तो आपको झटका लगेगा, ठीक है। इसीलिए मना किया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन से हुआ प्रॉब्लम होता तो हमें सिर्फ तार छूने से ही होता, ना कि उसके आसपास होने से। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आप कॉन्सेप्ट को क्लियर हो चुका होगा, आप समझने की कोशिश भी कर लिए होंगे, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट जो मेरा पास था दोस्तों, वो कि इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए कि जो नेगेटिव होता है और नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों में डिफरेंस में बताने की कोशिश करूंगा। देखिए जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज इज अ पार्टिकल ऑफ 1 यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज। नेगेटिव चार्ज इज अ पार्टिकल ऑफ 1 यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन दोस्तों जो नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन है। अगर आप इलेक्ट्रॉन के बारे में बताओ, इलेक्ट्रॉन का कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता दोस्तों, इसका प्रॉपर्टी है। क्योंकि अब अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने की कोशिश करूं तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आप क्या सिर्फ बोलोगे, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल ऑफ 1 यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है दोस्तों। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव चार्ज का बात करूं और नेगेटिव चार्ज का बात करूं तो देखिए ध्यान से, अगर आपके पास सोडियम एटम है और क्लोरीन है, तो इस केस में दोस्तों ये स्टेबल पड़ा हुआ है। स्टेबल क्यों पड़ा है दोस्तों? क्योंकि ये डायरेक्टली अपना ऑक्टेट क्लियर है और ये भी ऑक्टेट करके अपना इस तरह करके क्लियर है, तो ये एलिमेंटल स्टेट में अपना स्टेबल है। लेकिन अब इसको हम लोग आयंस बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास पॉजिटिव आयंस को दे देंगे और इसके नेगेटिव आयन हो जाएगा, क्योंकि एक लॉस करेगा एक गेन करेगा। तो इस केस में क्या हुआ कि जहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि शुरू में एलिमेंटल स्टेट में क्या है, वो तो न्यूट्रल फॉर्म है, मतलब दोनों इक्वल है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर है, तो उस केस में तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। लेकिन जब इस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एक लॉस करेगा तो डायरेक्टली पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस आयंस में, उस एटम्स में एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया। अगर नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, पहले तो बैलेंस था, एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया तो वो ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव, तो पूरा बोलेंगे नेगेटिव चार्ज हो गया। अब एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा हो गया तो हम लोग बोलेंगे वो पॉजिटिव चार्ज है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ को आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है और नेगेटिव चार्ज क्या है। क्लियर है दोस्तों। अगला केस हम लोग देखेंगे ये सीरीज और पैरेलल। उससे पहले हम लोग पूरा ये क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए ध्यान से। उससे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे कंडक्टर के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में दोस्तों इसको वेव को ये फ्लो होगा तभी कब होगा, जब इसको एक चालक दोगे, कंडक्टर दोगे। तो हम लोग देखेंगे कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है और सेमीकंडक्टर क्या है। तीनों चीज को देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मैं बात कर रहा था उस पर भी हम लोग फोकस करने की कोशिश करेंगे। वो फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या, जो हर जगह पे आपको फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्लियर है दोस्तों। अगर मैं बोल देता हूं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन बोलना कंपलसरी ही क्यों है, देखिए ध्यान से। आपके पास मान लीजिए ये कंडक्टर है, जैसे मैं दोस्तों बोलूंगा क्या कंडक्टर, अगर कंडक्टर बोल दिया तो कंडक्टर के दिमाग में लेते के साथ आप ये दिमाग में सेट कर लो कि उसके पास बोरा भर के इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, बोरा भर के इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन बोरा भर के पड़े हैं तो क्या बोरा भर के इलेक्ट्रॉन पड़े होने से वो कंडक्टर हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर कंडक्टर भरा हुआ है तो भी वो इंसुलेटर के जैसा काम कर सकता है। क्लियर है दोस्तों। देखिए ध्यान से,
अगर मान लीजिए जो मैं ईंट वाला गेम दिखाया था आपको, उस ईंट के गेम में आप क्या कीजिए कि जो ईंट है दोस्तों, वो क्या कीजिए आप इसके पास पास में रख दीजिए, ईंट को पास पास में रख दीजिए ऐसा करके, ठीक है। और ये बहुत दूर तक रख दीजिए, ये क्या कीजिए बहुत दूर तक रख दीजिए, क्लियर है, बहुत दूर तक रख दीजिए। आपको क्या लगता है कि एक ईंटा को धक्का देने से सब ईंट गिर पाएगा? अगर बहुत दूर तक है तो गिरा पाओगे? बिल्कुल भी नहीं गिरा पाओगे। आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा फिर भी गिरेगा नहीं गिरेगा वो गारंटी नहीं है, क्लियर है। तो ये गिरने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि अगर ये बहुत दूर तक है तो धक्का देने पे भी नहीं गिरेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे दोस्तों कंडक्टर के साथ होगा कि इलेक्ट्रॉन तो इसमें होंगे, इलेक्ट्रॉन तो इसमें होंगे पड़े हुए, इलेक्ट्रॉन तो इसमें होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर देखिए ध्यान से ना कि मैं ईंट का गेम खेल रहा था तो जब ये पास में था तो गिर नहीं रहा था, लेकिन जब इसको मैं कुछ डिस्टेंस पे रखूंगा ताकि ये इसको डिस्टर्ब कर सके, इसको गिरा सके और ये गिरा सके तीसरा को, ठीक है। तो ये गिराने का मतलब क्या है, इसके बीच में आपने क्या दिया, फ्री स्पेस दिया, इसके बीच में क्या दिया, फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस किसको मिला, इलेक्ट्रॉन को मिला, इसीलिए बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन। हमें फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको गिराने के लिए, और ये दूसरा को गिराएगा, तो गिराने के लिए हमें उसको स्पेस देंगे, और स्पेस आप किसको दिए, इलेक्ट्रॉन को दिए। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन भर भर कैसा करके मैं डाल दिया तो भी वो बैड कंडक्टर ही होगा, क्लियर है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। दूसरा दोस्तों अचालक मतलब इंसुलेटर का बात करेंगे। इंसुलेटर में क्या है दोस्तों कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं, और अगर होंगे भी तो पूरा पैक्ड होंगे, वो इलेक्ट्रॉन मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, वो भी एक तरह का इंसुलेटर जैसा ही काम करेंगे। इंसुलेटर का मतलब क्या है, जैसे रबर, प्लास्टिक, ये सारा माइका, ये सारा भी क्या है दोस्तों, ये सारा चीज हमारा क्या है, एक तरह का इंसुलेटर है। और इंसुलेटर का काम दोस्तों आपको पता है, देखिए ध्यान से, ये वायर है, ये पेंटिंग किया, ये हमारा माइका का नहीं है, ये तो कलर हम लोग किए हैं कि वो सिंबल है कि कौन सा क्या है नहीं है उसके लिए, ठीक है। हम लोग इसके अंदर आप देखो तो ना, इसको अगर देखते होगे, इसको उखाड़ के देखते होगे तो अंदर में देखिए, ये वायर के अंदर में क्या है, एक लेयर है जो सॉफ्ट जैसा लग रहा होगा, वो माइका का बना हुआ है। वो माइका का इसलिए बना दोस्तों क्योंकि इसमें क्या होगा, इंसुलेटिंग कर देगा, इसको क्या कर देगा, इंसुलेटिंग। तो अगर कोई बोलता है कि इसका जो वायर का ऊपर का कवर है वो माइका का बना है, तो ये जो कलर किया वो माइका का नहीं, उसके अंदर का जो माइका का है, वो तो कलर हम लोग सिर्फ इसको करने के लिए किया है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये इंसुलेटर के बारे में समझ में आ गया। अगला आता है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। तो दोस्तों सेमीकंडक्टर क्या होता है उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर तो आज दुनिया पूरा उसी पे टिका हुआ है दोस्तों, क्योंकि जो भी चिप वगैरह आप देखते होगे सारे आपको देखने मिलेगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे एलिमेंट के बारे में आपको डिटेल मिलता होगा और उसी के बारे में स्टडी किया जाता है, ठीक है। अब उसको एडवांस क्यों किया गया और वैसा बनाया क्यों गया, देखिए ध्यान से। एक्चुअली हमारे पास क्या प्रॉब्लम हो गया कि इसमें सिर्फ आपको बोल दिया जाएगा क्या कि जो अर्धचालक है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है, उसको अर्धचालक बोलते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए ध्यान से, ऐसा तो हम मानते हैं कि दोनों के बीच में वो लाई करता है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या, देखिए ध्यान से। मैं एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं कि एक नदी है, एक नदी में पूल है, पूल में क्या हुआ कि बीच में टूट गया पुल। अब देखिए ध्यान से, जब पुल अच्छा था तो उस समय क्या हो रहा था दोस्तों कि सारे लोग पास कर रहे थे। अब देखिए मान लीजिए कि एक गांव है, एक गांव से दूसरे गांव जाने में एक नदी आ रहा है, नदी के बीच में पुल है और पुल मान लीजिए कि हल्का सा टूट गया है। तो जब लोग एक दिन पहले जब टूटा नहीं था तो लोग अच्छे से जा रहे थे, जब लोग अच्छे से जा रहे थे तो वो कंडक्टर था, वो कंडक्ट कर रहा था, वो पुल क्या कर रहा था, कंडक्ट कर रहा था। एक दूसरे जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान लोग ट्रेवल कर रहे थे, तो वो कंडक्टिंग मटेरियल जैसा था। लेकिन जब वो टूट गया तो क्या वो इंसुलेटिंग बन गया? नहीं। इंसुलेटिंग क्यों नहीं बना? क्योंकि वो उसमें अभी भी जाया जा सकता है, तो उसमें बीच में क्या हो गया, एक वॉइड्स हो गया। क्या हो गया दोस्तों, एक वॉइड्स हो गया। जैसे आप मान लीजिए कि ये पुल है दोस्तों, और कुछ दिन में इसे टूट चुका है, ऐसा करके ये टूट गया है। ये दूसरा गांव को कनेक्ट करता है, ए गांव को कनेक्ट करता है, और ये बी को कनेक्ट करता है। अब ये बीच में टूट गया, क्या ये इसको मैं इंसुलेटर बोल सकता हूँ? नहीं, इंसुलेटर नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके बीच में वॉइड्स आ गया, इसमें देखिए वॉइड्स आ गया। अब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर को अच्छा कंडक्टिंग बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर आप पुल टूटेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, उसमें सीमेंट, बालू वगैरह, गिट्टी वगैरह सब भर देंगे और फिर मरम्मत करके फिर आदमी लोग जाने लगेंगे, मतलब कंडक्टिंग बना दिए। तो सेम चीज यहाँ भी हम लोग करते हैं, सेमीकंडक्टर के साथ भी करते हैं। यहाँ पे हम लोग देते हैं दोस्तों इम्प्यूरिटीज, इसमें भर देते हैं। इम्प्यूरिटीज क्या करते हैं दोस्तों, इसमें भर देते हैं। इम्प्यूरिटीज भरने के बाद इसको हम लोग लेबल कर देते हैं। अब ये क्या हो गया, कंडक्टिंग जैसा काम करेगा। अब ये इम्प्यूरिटीज जो भरते हैं इसी को बोलते हैं दोस्तों डोपिंग। अगर एग्जाम में आता है कि डोपिंग क्या है, तो डोपिंग इज द impurities which is added to the semiconductor to make its conductivity। वही तो किया मैंने, कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए मैंने क्या किया, इसके अंदर डोपिंग किया। डोपिंग का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब इस टॉपिक का जो मेन पार्ट है उस पर हम लोग ट्रेवल करते हैं और देखते हैं क्या है इस टॉपिक में।
दोस्तों सबसे पहला क्या, आवेश। दोस्तों मुझे लिखने का ज़रूरत इसलिए पड़ गया थोड़ा सा, क्योंकि मुझे हिंदी उतना अच्छा से नहीं आता, तो मैं यहाँ से टर्म रहेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि वो इंग्लिश क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ध्यान से, आवेश। आवेश का मतलब क्या होता है, चार्ज। चार्ज क्या हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव। देखिए अगर फर्स्ट टाइम अगर विजुलाइज करोगे ना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी आएगा, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हमारे पास चार्ज के बारे में लोग सोच रहे होंगे, उसके बारे में समझ रहे होंगे कि ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में चर्चा हो रहा होगा। उसके बाद क्या किया, चार्ज को रोक के रखा, चार्ज के बारे में स्टडी किया गया, चार्ज को देखा गया कि क्या क्या उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। उसको हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। और जब चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, फोर्स देते हैं, ईएमएफ देते हैं, तो वो कोलिजन होना स्टार्ट करता है, मतलब मूवमेंट होना स्टार्ट करता है, किसका, चार्ज का और इलेक्ट्रॉन का। तो उस समय पे क्या होता है दोस्तों, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह करते हुए आगे बढ़ते हुए मैग्नेटिज्म और आगे चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, ये 12th का पार्ट है, ये चलता रहेगा इस तरह करके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे मैं कॉन्सेंट्रेट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। देखिए ध्यान से, आवेश, चार्ज क्या होता है दोस्तों, दो तरह का होगा, एक पॉजिटिव होगा, नेगेटिव। क्या हम लोग को ये पता है कि पॉजिटिव रिपेल करेगा, मतलब अनलाइक चार्जेस क्या करेगा और लाइक चार्जेस क्या करेगा। लाइक चार्जेस रिपेल करेगा और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये चीज़ को क्या लॉ से प्रूव किया गया, कैसे प्रूव किया गया दोस्तों, इसको लॉ वगैरह से प्रूव नहीं किया गया, ये प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज है मतलब क्या हुआ, उसको बहुत सारे बार एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो चीज़ पाया गया वो चीज़ उसका प्रॉपर्टीज होता है। उसका क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। अगर आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज है, आपका कुछ प्रॉपर्टीज है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप में वो सारा चीज़ कुछ कुछ पाया गया है, तो वो आपका प्रॉपर्टीज है। उसी तरह चार्ज के बारे में, दो पॉजिटिव हो सकता है, दो नेगेटिव हो सकता है, तो क्या होगा। ठीक है, अगर दो पॉजिटिव हुआ तो रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव हुआ तो भी रिपेल करेंगे, अगर प्लस माइनस हुआ तो अट्रैक्ट करेंगे, और माइनस प्लस हुआ तो भी अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें बता दिया गया कि अगर सेम चार्ज हुआ तो रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज हुआ तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। अगला दोस्तों देखिए ध्यान से, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है दोस्तों -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम होता है। और चार्ज इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है एन ई। एन ई क्या होता है, कुल आवेश होता है। एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है जो इंटीजर के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो डेफिनेशन होता है दोस्तों वो क्या होता है, देखिए ध्यान से, विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, ये देखिए, आवेश मतलब क्या हुआ दोस्तों, चार्ज अपॉन क्या हो गया, ये टाइम हो गया, चार्ज अपॉन टाइम। मतलब जो भी चार्ज कोलिजन कर रहा है पर यूनिट टाइम में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, विद्युत धारा बोलेंगे। धारा इसीलिए तो बोल रहे हैं, एक वेव जा रहा है तभी तो हम लोग उसको धारा बोल सकते हैं। क्लियर है, आगे देखिए ध्यान से, धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। धारा का मात्रक दोस्तों क्या होता है, एम्पियर होता है। इसको भी आपको याद रखना है। कुछ कुछ यहाँ पे छोटा छोटा क्वांटिटी है दोस्तों। देखिए 1 मिली एम्पेयर को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 10⁻³ एम्पेयर, और 1 माइक्रो एम्पेयर को लिख सकते हैं 10⁻6 एम्पेयर ले सकते हैं। दोस्तों इसमें मैं एक यूनिट छोटा सा और बताने की कोशिश करूंगा कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है, कितना मीटर होता है, और 1 फेम्टोमीटर या फर्मीमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है। ये दोनों को मैं याद करवा दूंगा अभी एक स्टेटमेंट में। देखिए ध्यान से, इसका दोस्तों होता है 10⁻⁹ मीटर, और इसका होता है दोस्तों 10⁻15 होता है। क्लियर है, कैसे याद रखना है, देखिए नैनोमीटर में 9 आ रहा है, एन आ रहा है, एन से 9, एन से नैनोमीटर, एन से 9, एन से नैनोमीटर, बस 9 देखना, आंसर टिक लगा देना, 9 देखना, आंसर नैनोमीटर 10⁻9। क्लियर है। दूसरा फर्मीमीटर या फेम्टोमीटर, तो फेम्टोमीटर में F से 15, F से फेम्टो। क्लियर है, तो 15, यहाँ पावर आप 15 देखोगे, टिक लगा दोगे। अगला एक और जो यूनिट होता है दोस्तों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, 1 एंगस्ट्रॉम। क्या है दोस्तों, 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना मीटर होता है, उसको देखिए ध्यान से। ये भी 10 टू द पावर में होगा, लेकिन कितना पावर होगा, देखिए ध्यान से, यहीं से देखो, इसी तरह आपका सिंबल दिया रहेगा एग्जाम में, 1 0 कितना हो गया, 10, बस यहाँ से पावर 10 हो जाएगा। 10 कहाँ से लाया, 1 0, ये वाला 1 और ऊपर वाला 0, तो 10। तो मेरे ख्याल से ये तीनों यूनिट आपको यहीं पे याद हो चुका होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग से, बहुत ही आसानी से ये चीज़ याद हो गया आपको दोस्तों। आगे देखते हैं, देखिए आगे आ जाइए, विद्युत धारा। विद्युत धारा दोस्तों हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, क्या विद्युत धारा के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से, एम मीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है, एम मीटर के द्वारा। ठीक है, एम मीटर के बारे में खास बात दोस्तों क्या है कि ये सर्किट में कैसे लगाया जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब इधर से करंट आ रहा है। ठीक है, देखिए इसमें याद रखना है आपको ये पॉइंट, क्या कि ये प्रतिरोध कम करता है। ठीक है, प्रतिरोध कम करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, अब मान लीजिए कि किसी भी सर्किट में आपने एम्पेयर लगा दिया है। ठीक है, आप एमीटर लगा दिया है। ठीक है, एमीटर लगा दिया जो एम्पेयर को मेजर करेगा। अब सोचो कि ये अगर ज़्यादा प्रतिरोध करेगा तो क्या होगा, तो
तो करंट वही खा लेगा। तो फिर हम लोग जो बल्ब जलाना चाह रहे हैं उसके लिए फिर क्यों करेंगे? सिर्फ एमीटर वो रीडिंग करेगा उसके करंट कितना फ्लो हो रहा है। अगर वही सारा खा लेगा तो फिर बल्ब क्या जलाएंगे हम लोग? दूसरा बात, हमारा बिल भी ज़्यादा आने लगेगा, तो वो सारा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध कम रखते हैं। दूसरा बात, जो श्रेणी में जोड़ा जाता है, इसको किस में? सीरीज में जोड़ा जाता है। किस में कनेक्शन किया जाता है दोस्तों? सीरीज में कनेक्शन किया जाता है, क्योंकि डायरेक्टली हमको इसका डायरेक्टली करंट मेजर किया जाता है। ठीक है। अगला दोस्तों विभवांतर मतलब पोटेंशियल। एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, एक होता है पोटेंशियल। देखिए दोस्तों, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में देखिए मैं बताने की कोशिश करूंगा, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, दोनों समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैं इन्फिनिटी से आ रहा था, आते हुए एक चार्ज को ले रहा था, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं लेके आ रहा था। अब क्या हुआ कि एक जगह पे आया, मैं एक जगह पे आया दोस्तों, इन्फिनिटी से आ रहा था, मैं एक पॉइंट ए पे आया। अब ए पे आने के बाद इसको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया दोस्तों? इसको मैं क्या ला रहा था दोस्तों? पॉजिटिव यूनिट चार्ज ला रहा था। क्यों ला रहा था? पॉजिटिव यूनिट चार्ज ला रहा था मैं। अब ए पास आया, इसको प्रॉब्लम, मैं तो इन्फिनिटी से आ रहा था, उसमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक जगह पे आया, इसको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। लेकिन दोस्तों मैं इसका बात नहीं माना और आगे आया, आते गया और ये बी पॉइंट मिल गया। ठीक है। अब यहाँ से मैं ज़बरदस्ती जब जाऊँगा तो ये पॉइंट को भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए ये दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस आएगा, मान लो कि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल जनरेट हुआ और ये कुछ यहाँ पे हुआ, तो ये दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और जब फर्स्ट टाइम इस ए पार्टिकल को जब डिस्टर्ब होने लगा था उसको हम लोग पोटेंशियल बोलेंगे, उस पॉइंट को हम लोग पोटेंशियल बोलेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आगे देखिए, और इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? विभवांतर का मतलब क्या होता है? W/Q। Q मतलब चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। SI मात्रक दोस्तों क्या होता है? वोल्ट होता है। SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है, नॉर्मल है। और 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए 1 वोल्ट का मतलब क्या होगा दोस्तों? जूल, वर्क का जूल होता है, और वर्क का जूल हो गया तो जूल हो जाएगा, और चार्ज का कूलम तो ये हो जाएगा, जूल पर कूलम हो जाएगा। अगला, वोल्ट मीटर आप मेजर करते हैं दोस्तों, किसको? वोल्टेज को, कि उसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको प्रतिरोध इसमें ज़्यादा बना देना पड़ेगा, और जो इसका जो जुड़ता है वो किस तरह जुड़ेगा? पैरेलल में जुड़ेगा। किधर जुड़ेगा दोस्तों? पैरेलल में जुड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि जो वोल्ट मीटर है दोस्तों वो पैरेलल में जुड़ेगा, और जो एमीटर है वो किस में जुड़ेगा दोस्तों? सीरीज में जुड़ेगा। क्लियर है? आगे देखिए ध्यान से। अगला आता है दोस्तों ओम्स लॉ। क्या ओम्स लॉ सारे सर्किट के लिए वैलिड है? बिल्कुल भी नहीं। ओम्स लॉ किसी सारे सर्किट के लिए वैलिड नहीं, उसके लिए किरचॉफ्स लॉ आता है। ठीक है दोस्तों। तो ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है दोस्तों? नॉर्मल जो हमारा सर्किट होता है, नॉर्मल जिसमें एक बैटरी कनेक्टेड है, इसमें बल्ब कनेक्टेड है, उसमें हम लोग चेक कर सकते हैं रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तो उसमें, या फिर रेजिस्टेंस नहीं भी दिया रहेगा, वोल्टेज दिया रहेगा, करंट दिया रहेगा तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग नॉर्मल कर सकते हैं वो ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ ने क्या किया? अच्छा आप एक चीज़ बताइए, लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ का मतलब दोस्तों ये होता है कि बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, उसको हम लोग लॉ बोलते हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए क्या कि ओम्स के पास क्या हुआ कि एक कंडक्टर था, कंडक्टर में क्या किया कि उन्होंने पोटेंशियल और करंट के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया। तो देखिए एक जो मटेरियल होगा दोस्तों, कोई भी मटेरियल में इसका क्या होगा? एक कंडक्टर होगा। तो इस कंडक्टर में क्या किया गया? उन्होंने ये कनेक्ट किया ऐसा करके। अब उन्होंने क्या किया? वोल्टेज लिखा, I लिखा, और R तो फिक्स रहेगा इस मटेरियल के लिए। अब उसने क्या किया कि डेटा लिखना स्टार्ट किया, 1 2 जिस तरह लैब में करते थे उस तरह का डेटा लिखना स्टार्ट किया। इसका डेटा, इसका डेटा, इसका डेटा, इसका, ये सारा डेटा लिखने लगा। अब डेटा लिखने के बाद उनके दिमाग में ये आया कि यार इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये बढ़ रहा है, इसको घटा रहा हूँ तो ये घट रहा है। इस तरह का सिचुएशन बनना स्टार्ट हो गया। जब उन्होंने ग्राफ में प्लॉट किया तो देखो ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि जब उन्होंने ग्राफ में ये प्लॉट किया तो आपको ये मिला कि देखिए इस पॉइंट पे वोल्टेज कुछ था तो उस पॉइंट पे करंट भी था कुछ। अब ये इधर बढ़ाया तो ये भी बढ़ गया, इधर बढ़ाया तो ये भी बढ़ गया, ऐसा करता हुआ ये भी बढ़ गया। तो ये जो ग्राफ होता है दोस्तों वो आपको पता है क्या? लीनियर है। ये क्या है? लीनियर है, मतलब ये लीनियरली बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो करंट भी बढ़ रहा है। क्लियर है? रेजिस्टेंस तो एक कंडक्टर के लिए फिक्स ही रहेगा। क्लियर है? फिक्स ही रहेगा। तो वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो ये, तो उनका दिमाग में बस ये चला कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन, कि अगर करंट उसमें ज़्यादा फ्लो कब होगा? जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। अब उन्होंने ये कह दिया
अब भाई लोग क्या करना स्टार्ट कर दिए, कंडक्टर लेके समुंदर में चल गए, कंडक्टर लेके हिमालय में चले गए, कंडक्टर लेके अंटार्कटिका में चले गए और सारे एक्सपेरिमेंट करने लगे कि मैं भी एक्सपेरिमेंट करूंगा, मैं भी। अब जब ऐसा प्रॉब्लम होने लगा तो उनका रिजल्ट वेरी करने लग गया। रिजल्ट जब वेरी करने लग गया, अब ओम्स के पास उन्होंने आ गया, बोले सर हमारा तो ये मैच ही नहीं कर रहा आपके जैसा। तब उसने फिर से उसमें ऐड किया, उसी में उन्होंने एक बार और फिर ऐड कर दिया, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ एंड अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन, एंड अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब सारे लोग भाई लोग जो आए थे वो चले गए, बोले आप तो पूरा क्लियर कर दिए, अब तो कोई बात ही नहीं रहा पूछने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोल दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड अदर इन्वायरमेंटल। तो उसके केस में तो सब कुछ आ गया ना कि वो चीज़ आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मतलब अगर आप अंटार्कटिका में जा रहे हो तो अंटार्कटिका के लिए स्पेशल होगा। अगर अंटार्कटिका में 10 स्टूडेंट कर रहे हैं तो सारे 10 का रिजल्ट सेम आएगा। अगर 10 लोग हिमालय में कर रहे हैं तो हिमालय वाले लोग का सेम आएगा। अगर 10 लोग समुद्र में कर रहे हैं तो वो 10 वाले लोग का सेम आएगा। लेकिन वो अंटार्कटिका और हिमालय वाले, समुद्र वाले और अंटार्कटिका वाले का सेम नहीं होगा, ये गारंटी नहीं है। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, कंप्लीट ओम्स लॉ क्लियर हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। तो यहां से पता चला कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब यहां से दोस्तों जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं दोस्तों तो एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसको बोलते हैं आर। यहां पे बोलेंगे आर, तो भी इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा आर। और आर क्या होता है दोस्तों, आर क्या होता है, वो कंडक्टर का मेटेरियल का प्रॉपर्टी है। वो कंडक्टर का मटेरियल का प्रॉपर्टी, जैसे वाटर का डेंसिटी होता है उसी तरह क्या होगा, इस कंडक्टर का भी एक प्रॉपर्टी होगा जो वो क्या करेगा, अपोज करेगा। दोस्तों एक चीज़ और मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि जो ये कंडक्टर होता है इसको अगर मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा, बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा, देखिए ध्यान से, बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब मैं कंडक्टर के पास गया, मैं बोला वोल्टेज इधर दे दिया, अब बताओ तुम किधर जाएगा, मतलब किधर से कोलिजन होगा, किस टाइप से कोलिजन होगा, किधर से कोलिजन होगा, डायरेक्शन। पॉजिटिव दे दिया, नेगेटिव। अब कंडक्टर क्या हुआ, कंडक्टर के पास, ये इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ईएमएफ ही होता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ हुआ। एक्चुअली ये फोर्स नहीं है लेकिन इसका नाम में है एफ, तो ऐसा नहीं कि फोर्स है ये। ठीक है, अब क्या करेगा, ये वोल्टेज अप्लाई करेगा, कंडक्टर के पास जाएगा। मान लो, सोचो ध्यान से, ये कंडक्टर है, ठीक है, इधर से फोर्स से एक जा रहा है। एक्चुअली वोल्टेज क्या करता है, फोर्स ही तो करता है, फोर्स देता है। तभी तो देखो ईटा वाला केस बताया तो ईटा में एक बार तो फोर्स दिए थे ना गिराने के लिए, तो वही एक तरह का ईएमएफ है कि एक बार गिराने के लिए आप तो दो एक बार। ठीक है, स्टार्ट तो करो, जब स्टार्ट हो जाएगा फिर ऑटोमेटिक होता जाएगा। अब मान लो गोल करके वो ईंट वाला केस कर देंगे तो वो गिरता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करते हैं कि इधर दे दिया पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो इधर जा रहा है फोर्स, इधर से क्लियर है, जो वोल्ट है वो जा रहा है वोल्टेज। अब जा रहे थे, इस मटेरियल को क्या होगा, इसको दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों खराब होगा, देखिए ध्यान से, ये बोलेगा कि यार इधर से फोर्स दे रहा है तो मेरे अंदर जो आयंस है, एटम्स है, मॉलिक्यूल से जो हमारा बना हुआ है, ये चीज बना हुआ है, उसको क्या करेगा, फोर्स अगर देगा तो आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेक करने और समझने की कोशिश करो कि इसका जो मटेरियल है वो खिसक खिसक के इधर आ जाएगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वो खिसक खिसक के इधर आ जाएगा और बाद में क्या होगा, इधर पतला हो जाएगा और इधर मोटा हो जाएगा, क्योंकि यही डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखो ध्यान से, क्या प्रॉब्लम होगा कि जिस वायर, जो वायर आपका 50 साल 60 साल तक आपका चलता रहता है, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला वायर होता है वो चलता रहता है, वो क्या होगा अगर ऐसा होगा तो। अब मान लो कि सारा मटेरियल जो उसका कंडक्टर का मटेरियल है वो खींच खींच के आगे चलता जाएगा और इधर पतला होगा, फिर टूट जाएगा, फिर मेंटेन करो, फिर इधर आगे बढ़ेगा, फिर टूटेगा, तो ऐसे टूटता 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 रहेगा। तब जाके इलेक्ट्रॉन को पता चला कि हमारे कंडक्टर भाई को आपने क्या किया, तंग कर रहे हो, कंडक्टर भाई को क्या कर रहे हो, तंग कर रहे हो, ये जो हमारा जो कंडक्टर है मटेरियल है इसको तंग कर रहे हो ना, आप उधर खींचने की कोशिश करो, रुको मैं बताता हूँ। तो वो क्या करता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना डायरेक्शन को इधर मेंटेन कर देगा। डायरेक्शन को मेंटेन करने का मतलब क्या है कि उन्होंने फोर्स ऐसे लगाया था, तो उस केस में थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब वो तो गिरता हुआ जाएगा लेकिन वो थोड़ा सा इधर फोर्स लगाएगा। इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगर करंट इधर जा रहा है, अगर दोस्तों करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है दोस्तों, ये करंट का डायरेक्शन है, तो ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा। तो देखिए दोनों एक दूसरे को मिनिमाइज कर रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। इसीलिए जब ये कंडक्टर का मटेरियल उधर जा रहा था, इलेक्ट्रॉन ने बोला कि मेरा कंडक्टर को तंग कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसी कंडक्टर में रह रहे हैं, तो बोलेगा तो ये तो मेरे से बर्दाश्त होगा नहीं, तो वो क्या करते हैं, खींच खींच के जब बोले कि इधर जाना है, नहीं चलो इधर चलो,
तो वो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। इसीलिए दोस्तों नेचर में भी कोई भी चीज़, किसी भी तरह का नेचर में चीज़ है तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अगर आप उसे उसके विरुद्ध जाओगे फिर भी वो एडजस्ट एक दिन आपको करवा ही देगा। सेम चीज़ इलेक्ट्रॉन इधर से अपना फ्लो करने लगेगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो करंट होता है अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा, उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। प्रतिरोध रेजिस्टेंस को बोलते हैं SI मात्रक ओम होता है, जिसका सिंबल ये है। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे एक आ रहा है रो LA। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक कंडक्टर है। क्या है दोस्तों, एक कंडक्टर है ऐसा करके, इसका कुछ लेंथ होगा और इसका एरिया होगा। एरिया मतलब कौन सा एरिया का बात कर रहे हैं आप, क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा एरिया का बात कर रहे हैं दोस्तों, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब बोलोगे जो वायर होता है छोटा छोटा पतला वाला, उसका क्रॉस सेक्शनल होता है क्या? देखो ध्यान से, आप बोलोगे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है क्या? आप एक सिंगल वायर को निकालो, सिंगल मतलब इसमें तो बहुत सारा होता है, इसका एक सिंगल पार्ट निकालोगे, उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेक करोगे तो वहाँ भी आपको इस तरह का सेंटर मिलेगा, उस तरह का आपको मिलेगा सिलेंड्रिकल टाइप का। इसका मतलब हुआ क्या कि इसका भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। क्या होगा दोस्तों, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। उसका लेंथ कितना है, L है। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधक, और इसका सिंबल कैसा होता है, ऐसा करके होता है। ये रोड में भी देखते हो ऐसा करके रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध लगा हुआ है, प्रतिरोधक है। तो प्रतिरोधक का इसका भी सिंबल ऐसी है। रोड में जब जाओगे ना नेशनल हाईवे, तो वहाँ पे उसमें इस तरह का सिंबल बना हुआ रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी इस तरह का सिंबल बना प्रतिरोधक के लिए, तो बस इसका भी सिंबल इसी तरह होगा, कंफ्यूज नहीं करना। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये L है, ये है, L है, ये है। तो ये बोल रखा है कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी फिर से हटाएंगे तो R इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, रो LA, और रो क्या होता है दोस्तों, रेजिस्टिविटी। रो क्या होता है दोस्तों, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी क्या है दोस्तों, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, मतलब लेंथ को अगर चेंज करेंगे तो एरिया और चेंज करेंगे तो ये रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। देखिए ध्यान से, ये रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी मटेरियल का है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो डिपेंड करेगा दोस्तों, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे फिर क्यों डिपेंड करेगा, लेंथ और एरिया पे नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, टेम्परेचर पे इसलिए डिपेंड करेगा दोस्तों। अब देखिए, आप जो मैं फर्स्ट टाइम बताया था उसको, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा टेम्परेचर पे ही क्यों डिपेंड करेगा। देखिए ये कंडक्टर है, तो इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे। आप इसको हीट करना स्टार्ट किए, हीट करना स्टार्ट किए। जब दोस्तों इसको आप हीट करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गुस्सा से पागल हो जाएगा, बोलेगा एक तो मेरे पास आराम से बैठे हुए थे उसमें भी क्या करने लगे, तंग करना स्टार्ट कर दिए। अब ये हीट करने से क्या होगा ना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप को क्या करेंगे, जो बैठे हुए थे आराम से, उस केस में क्या होंगे, डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, वो डायरेक्टली कोलिजन करना फिर से स्टार्ट करेंगे। आप खुद सोच के देखो ना कि एक रूम है, उस रूम में बहुत सारा चींटी बैठा हुआ है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए, दोनों रूम के दो चारों तरफ आपने क्या लगाया, हीटर लगा दिया। अब जो चींटी लोग हैं उन लोग क्या करेगा, भागना स्टार्ट करेगा। किधर भागेगा, जिधर लो टेम्परेचर होगा, जिधर लो टेम्परेचर होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे अगर हीट करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे और वो ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे। उस केस में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ, यहाँ पे आपने लेंथ लिखा है और एरिया लिखा है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा क्या, नहीं करेगा। तो बोलो लिखे फिर किस लिए है। देखिए दोस्तों, अगर एक ही कंडक्टर है, अगर एक ही कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो सकता है। जैसे आपके पास एक बाल्टी पानी है या 1 लीटर पानी है या छोटा सा एक बूंद पानी है, हर एक का डेंसिटी दोस्तों सेम होता है। हर एक का डेंसिटी क्या होता है, सेम होता है। वो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल। अगर हाँ पानी की जगह दूध कर दो तो वो फिर चेंज हो सकता है। तो आप बोलोगे तो यही केस हो गया ना कि एक बूंद पानी, एक बाल्टी पानी और एक 10 लीटर पानी, क्या तीनों में डेंसिटी अलग होगा, नहीं, तीनों का डेंसिटी सेम होगा। समझ में आ गया, मेरे ख्याल से ये चीज़ आपका क्लियर हो चुका होगा। तो R इक्वल टू रो LA हो गया, और रो का मात्रक दोस्तों
ओम मीटर होता है। यहाँ क्लियर हो गया। अगला आता है दोस्तों कि कॉम्बिनेशन का जरूरत क्यों पड़ा। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जरूरत क्यों पड़ा। चलिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग से हमको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसको जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है, देखिए ध्यान से। इसका जरूरत इसलिए पड़ा दोस्तों, अगर मान लो एक कंपनी है एक्स, ठीक है, एक कंपनी एक्स है, मान लो कि ये कंपनी है एक्स कंपनी है, ठीक है, और एक आदमी है दोस्तों वाई, एक वाई आदमी है, ठीक है। अब ये कंपनी का काम क्या है कि हम रजिस्टर बनाएंगे। हम क्या करेंगे दोस्तों, रजिस्टर बनाते हैं। ये रजिस्टर बनाता है, ठीक है। और इसने क्या किया, पूरा सेटअप किया, बहुत बड़ा सेटअप किया, क्योंकि एक रजिस्टर बनाने के लिए हमें एक सेटअप का जरूरत पड़ेगा। घर में ये रजिस्टर नहीं बन जाएगा, उसके लिए हमें और चाहिए, मटेरियल चाहिए, किस मटेरियल से बनता है उसका सब कुछ मटेरियल चाहिए, उसको फिनिशिंग करने के लिए बहुत सारा एक सेटअप होगा। क्लियर है। जिस तरह हम लोग मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग एक यूनिट होता है, उसी तरह रजिस्टर को बनाने के लिए एक यूनिट होता है। क्लियर है। अब मान लो कि ये जो रजिस्टर वाला है, ये भाई बोल रहा है क्या कि मैं 4 ओम का रजिस्टर बनाता हूँ, 4 ओम का रजिस्टर में बनाता हूँ, 4 ओम का रजिस्टर में बनाता हूँ। अब ये भाई साहब आए, बोले कि मुझे 8 ओम का दो। ये तो पागल हो गया कि मैं कहाँ से लाऊँ यार, मैं नहीं ला सकता 8 ओम का, मेरा पास 4 ओम का है, लेना तो ले जाओ। बोले यार हमें तो सर्किट में 8 ओम का ज़रूरत पड़ रहा है, फिर क्या करूँ मैं। तो ये बोलता है मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है बताओ, आइडिया क्या है आपके पास। बोलेगा एक ही आइडिया है कि अगर आपको 8 ओम का चाहिए ना, तो आप 2 रजिस्टर मेरे पास से ले जाओ। 2 रजिस्टर ले जाने के बाद क्या करो, उसको सीरीज में कनेक्शन कर दो। सीरीज में क्या करो, कनेक्शन कर दो। इसने ले गया और सीरीज में कनेक्शन कर दिया। क्या किया दोस्तों, एक 4 ओम का और दूसरा 4 ओम का एक सर्किट में कनेक्शन कर दिया, 4 ओम 4 ओम। अब दोस्तों इसको जो रेजिस्टेंस का प्रतिरोधक जो पूरा मिला, टोटल मिला, वो यहाँ से 8 ओम उसको मिल गया। अब वो खुशी से 2 रजिस्टर उठा के चला गया। अगर मान लो कि ये सीरीज कनेक्शन नहीं होता, ये सिस्टम नहीं होता, अगर ये इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होता, तो ये क्या करता कि मैं वापस से 8 वाला फिर से एक कंपनी बनाऊंगा, उतना बड़ा इन्वेस्ट करूंगा सिर्फ एक 8 के लिए। क्या इस तरह का बहुत सारा कॉम्बिनेशन हो सकता है, बहुत सारा कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसको प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन जब ये चीज़ पता चल गया तो ये क्या बोलेगा, 2 रजिस्टर लेके चले जाओ और दोनों को जोड़ दो सीरीज में। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम दोस्तों प्रूफ नहीं करेंगे, ये 11-12 का पार्ट है। तो मैं 11-12 का दूसरा चैनल में जो काम करता हूँ उसमें मैं प्रूफ बताऊंगा। अगर आपको एडवांस पढ़ना है तो वो चैनल पर भी आप जा सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे आपको ये चीज़ पता है, क्योंकि इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का पता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है, ठीक है। R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, दोनों का सम करेंगे तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया दोस्तों। देखिए ध्यान से, अब तो सही हो गया। अब ये भाई साहब जो Y थे ये Z हो गए, Z वाले लोग आ गए, Z भाई साहब आया इसके पास। अब बोल रहा है क्या कि भाई आ जाओ, भाई मेरे पास प्रॉब्लम ये है, मुझे 2 ओम का रजिस्टर दो। अब ये फिर से पागल, 2 ओम का कैसे दूँ, 2 ओम का मैं नहीं दे सकता, मैं तो 4 ओम का बनाता हूँ, मेरा इतना बड़ा सेटअप है, 4 ओम का बनाऊंगा, 2 ओम का नहीं दे सकता मैं। लेकिन बोलता नहीं मुझे तो चाहिए। अब ये कंफ्यूज करने के बाद ये बोलेगा कि मेरे पास से फिर से एक आइडिया दोस्त, अब क्या करो, 2 रजिस्टर लेके घर चले जाओ। मैं बोला 2 रजिस्टर लेके चला जाऊँगा तो मेरे 8 ओम हो जाएगा, 2 ओम तो आया ही नहीं। तो वो क्या बोलता है कि यार एक मैं तुम्हें आइडिया देता हूं, आप क्या करो, इसको पैरेलल में जोड़ दो। पैरेलल का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ऐसा करके ये बोलेगा कि इस तरह सर्किट को जोड़ दो। बोलेगा ये कितना है, ये 4 ओम है और ये भी 4 ओम है। बोलेगा 4 ओम को जोड़ दो। तो बोलेगा कि जोड़ते कैसे हैं ये बताओ, तो जोड़ने के लिए नहीं आ रहा है। तो ये क्या करेगा, बोलेगा क्या करो, R इक्विवेलेंट इक्वल टू, मतलब दोनों इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। अब जब यहाँ R इक्विवेलेंट को जब सॉल्व करोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 4/2 मतलब 2 ओम इसको मिल गया और ये खुशी से चला गया। तो इसको क्या बोला कि ये R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, ऐसे करके जोड़ोगे तो 2 ओम का मिल जाएगा। तो इसको फिर से दोस्तों क्या हो गया, सेटअप चेंज नहीं करना पड़ा, बट इक्विवेलेंट रजिस्टर इसको मिल गया वहीं पे। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन का जरूरत क्यों पड़ गया। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा जो सर्किट में दोस्तों, अभी जो सर्किट में देखते हो कि सर्किट में बहुत सारा रजिस्टर जोड़ा हुआ था। क्यों जोड़ा रहता है, क्योंकि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि जो भी और
रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, इस सब का काम क्या होता है दोस्तों, क्योंकि उससे जो रिलेटेड होते हैं, मतलब उससे जो जुड़े होते हैं, उस डिवाइस के अंदर सब डिवाइस होता है, वो छोटा छोटा जो डिवाइस होता है, क्या उसको कितना करंट चाहिए। आपको अगर मोबाइल का 5 वोल्ट चाहिए तो उसके अंदर वाले को 0 वोल्ट चाहिए, 0.1 वोल्ट चाहिए, 2 वोल्ट चाहिए, 1 वोल्ट चाहिए। तो हर एक को कम करने के लिए हमें रजिस्टर का जरूरत पड़ जाता है। क्लियर है? तो इसीलिए हम लोग रजिस्टर को जोड़ते हैं। ये समझ में आ गया? अब देखते हो कि रजिस्टर बहुत सारा जोड़ा हुआ रहता है। इसका मतलब यही है कि अगर मान लो कि 2 ओम का जरूरत है, उसके पास 4 ओम वाला है, तो क्या करेगा, 2 को लेके जाएगा तभी हो पाएगा ना। तो इस तरह करके कॉम्बिनेशन उसका बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पैरेलल में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है कि वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन को भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से, देखिए इसमें दोस्तों पूछेगा श्रेणी, सीरीज में क्या सेम होता है और पैरेलल में क्या सेम होता है। मैं एक वर्ड में बताऊंगा, आपको जीवन भर तक याद रहेगा। क्या? देखिए ध्यान से, देखिए दोस्तों, इसमें जब इसको प्रूव करते हैं तो उसमें हम लोग कंसिडर क्या करते हैं, जो करंट होता है वो सेम होता है और इसमें पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। आपको एक लाइन बोलूंगा, जीवन भर याद रहेगा, P फॉर पैरेलल, P फॉर पोटेंशियल, P फॉर पैरेलल, P फॉर पोटेंशियल सेम होगा। मतलब पैरेलल में सेम क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। क्या सेम होगा? पोटेंशियल। मतलब भी सेम होगा, मतलब भी सेम होगा। जब इसमें भी सेम होगा तो ऑब्वियस इसमें आई सेम होगा। तो बस आपको जीवन भर याद रहेगा, P फॉर पैरेलल, पोटेंशियल सेम किस में होगा, पैरेलल में, और करंट सीरीज में सेम होगा। तो ये 2 बात आपको याद रखना है, इसमें करंट और इसमें वोल्टेज। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। आगे आते हैं दोस्तों शक्ति, पावर के बारे में। तो पावर का एक ही फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल टू V इंटू आई। अगर वोल्टेज और करंट को गुना कर देते हैं तो आपको पावर मिल जाएगा। ठीक है, अब हीट का बात करते हैं। देखिए बहुत सारा हमारा डिवाइस है जो घर में हीट पे काम करता है, जैसे आयरन हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, ठीक है, गीजर हो गया। तो ये सारे क्या, जो भी ये सारे मटेरियल है वो हीटिंग का काम करते हैं। और हीट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस ज़्यादा यूज करते हैं। रेजिस्टेंस वो अलग अलग हो सकता है। अब देखिए रेजिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं, तो बताइए कि वो हीट क्यों प्रोड्यूस करता है। देखिए ध्यान से, अगर इधर से मैं वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ, इस कंडक्टर में वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ, अब क्या हुआ, वोल्टेज तो अप्लाई किया, इधर जा रहा है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उसको जाने नहीं देगा, उसको करंट को जाने नहीं देगा। कौन नहीं जाने देगा? इलेक्ट्रॉन। बोलेगा नहीं मैं तो अड़े हुआ अच्छे से, बहुत अच्छे से बैठा हुआ हूँ, नहीं जाने देगा। अब वो ज़बरदस्ती में बोलेगा मैं जाऊँगा, वो बोलेगा नहीं जाने दूंगा, वो जाऊँगा, वो बोलेगा नहीं जाने दूंगा। तो इस केस में दोस्तों क्या होगा, फिर से आपस क्या होगा, बीच में टेंशन हो जाएगा। आप खुद ही सोचो ना, एक को भेजो फिर खींचो, भेजो खींचो, उस केस में क्या होगा, वो गुस्सा लाल हो जाएगा ना। वही केस यहाँ पे होगा, वो जाना चाह रहा है, वो नहीं जाने दे रहा है। तो उस केस में वहाँ पे टेंशन स्टार्ट हो जाता है और उस मटेरियल हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है और वहाँ से एक तरह का हीट वेव जनरेट होना स्टार्ट होता है और उस हीट वेव से हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो बस आपको यहाँ जो हीट का फॉर्मूला होगा दोस्तों, वो क्या होगा, H इक्वल टू PIT। मतलब यहाँ से ऊपर में हम लोग पावर निकाले थे, उसको अगर टाइम से गुना कर देंगे तो ऊर्जा मिल जाएगा। तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शक्ति इंटू समय, शक्ति गुना समय। आगे देखिए अगला आता है जो हमारा बल्ब है, जो हमारा दोस्तों जो बल्ब होता है, ये जो बल्ब है, ये बल्ब है मान लो, ठीक है, ये बल्ब है, ठीक है। तो ये बल्ब में क्या है, देखिए ध्यान से, इसको बोलते हैं टंगस्टन या तंतु बोलते हैं, सॉरी इस पूरे को टंगस्टन बोलते हैं। इसमें देखिए ध्यान से एक्चुअली क्या है, जो बल्ब है इसमें मेल्टिंग पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये पूछा जाता है कि जो बल्ब का मेल्टिंग पॉइंट है MP, वो कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। ये NCERT का डेटा है, ये लिखना कंपलसरी है और यही एग्जाम में लिखना है। अगर एग्जाम में इसके आसपास होगा तो वो आंसर होगा, नहीं तो अगर एग्जैक्ट आंसर होगा 3380 डिग्री सेल्सियस, यही आपको टिक लगाना है। जब NCERT का डेटा को आप टिक लगाओगे तो कहीं पे भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि हाँ ये NCERT का डेटा है और यही डेटा को आपको माना जाएगा सही, अन्यथा आप कहीं से भी डेटा लिख लो आपका सही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 3380 आपको याद रखना है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है। इसमें क्या होता है, अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, क्योंकि इसका जो तंतु का है इससे आयु बढ़ जाता है, नहीं तो पता चलेगा क्या 1 महीना में एक बल्ब चेंज कर रहे हैं मज़े से, ठीक है। तो ये तंतु की आयु वृद्धि हो जाती है, इसीलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस को मिलाया जाता है, आर्गन गैस को भरी जाती है जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। और दोस्तों एक चीज़ देखिए ध्यान से, एक यूनिट आता है कॉमर्शियल यूनिट। कौन सा आता है दोस्तों, कॉमर्शियल यूनिट आता है। कॉमर्शियल यूनिट में क्या होता है, देखिए ध्यान से,
जो हम लोग घर में बिजली बिल पे करते हैं वो कॉमर्शियल यूनिट होता है, उसको हम लोग किस में करते हैं दोस्तों, जब कॉमर्शियल यूनिट है मतलब बड़ा सा होगा, मतलब KWH क्या होगा दोस्तों, KWH किलो वाट आवर, किलो वाट आवर। अब देखिए किलो से कितना होता है 1000, तो ये 1000 में कर दो, वाट को वाट में ही रहने दो। अब आवर को क्या करो सेकेंड में बदल दो, तो 60 × 60 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 × 6 36, जीरो कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसको क्या करो पावर में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देखिए, ये तो 5 जीरो हो गया, तो देखिए 3 6 × 10⁵ लिखते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको और एक स्टेप बढ़ेंगे, तो यहाँ पे डेसिमल बैठाएंगे तो ये पावर बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3.6 × 10⁶ ये डायरेक्टली पूछा जाता है 1 kWh इक्वल टू दिस वन, और ये जूल के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, जूल। ठीक है, तो 1 अगर एग्जाम में पूछा जाता है 1 kWh इक्वल टू क्या होगा, तो 3.6 × 10⁶ जूल। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अगला दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, 1 HP इक्वल टू हॉर्स पावर 746, ये वॉट है। ये देखिए ध्यान से 1 HP का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से 1 हॉर्स पावर मतलब जो पावर को कंपेयर किया गया वो हॉर्स से कंपेयर किया गया है, क्लियर है। तो अगर 2 HP है तो 746 × 2 हो जाएगा, 3 HP है तो 746 × 3 हो जाएगा। जो घर तरफ आप देखते होगे पानी उनी लगाने के लिए जो मशीन छोटा वाला आता है उसको बोलते हो 1 HP का है, 2 HP का है, 3 HP का है। इसका मतलब क्या, उसका पावर का बात कर रहा है, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ आपका कवर हो चुका होगा। आप वीडियो को एंजॉय किए होगे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। और मेरे ख्याल से साइंस का इसी तरह का क्लास और आता रहेगा, और मेरे ख्याल से आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।